हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी कालापल मंडी में। और जैसा कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आपके सारे विषय अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आज जो आपके सामने लेकर आए हैं, हम साइंस सीरीज लाए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब मानव पाचन तंत्र के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चित्र को देखने की कोशिश करिए, इसके माध्यम से ही सारा चैप्टर अपना क्लियर होगा। जितना बेहतर आप कॉन्सेप्ट चित्र समझेंगे उतना आसानी से आपको थ्योरीज का समझ में आएगा। पहले यहाँ पे बात होती है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। देखिए आपकी पहली लिंक यहाँ पर दे रखी है, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र क्या है। तो देखिए सभी जीवों में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने के लिए क्या पाया जाता है, एक निश्चित क्रम पाया जाता है, और इसी निश्चित क्रम को क्या बोलते हैं, हम पाचन बोलते हैं। और ये सारा एक तंत्र चलता है, यानी कि हम मुख गुहा से लेकर ग्रसनी, ग्रसिका, आंत, यानी कि सारे जो पार्ट्स है जितने काम अपने करेंगे, ये सारे पार्ट्स किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बोथ आर टू पार्ट्स डिवाइडेड, यहाँ पर दो पार्ट में इसे डिस्कस किया गया है। आपके सामने दे रखा है, पहला कौन सा दे रखा है आपका, एक तो आहार नाल दे रखा है जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि हम आहार नाल की बात करें तो 6 से लगा करके 9 मीटर तक की जो आपकी आहार नाल का पूरा क्या है, साइज है। आहार नाल की जब हम बात कैसे बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, तो इसके प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं, मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय और आंत। कौन कौन से हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आंत। ठीक है, मुख गुहा बोलते हैं बक्कल कैविटी, ग्रास नली बोलते हैं आइसोफोगस, अमाशय बोलते हैं स्टोमक, आंत को बोलते हैं इंटेस्टिन। द इंटेस्टिन टू फर्दर डिवाइड, जो हमारी इंटेस्टिन है, ये आंत है, इसे पुनः दो भागों में बांटेंगे। पहला कौन सा रहता है, स्मॉल इंटेस्टिन यानी कि छोटी आंत, और दूसरा कौन सा रहता है, बिग इंटेस्टिन यानी कि बिग, या इसे क्या बोलते हैं, लार्ज भी बोल सकते हैं, लार्ज इंटेस्टिन। ठीक है, इसके बाद आता है अपनी सहायक पाचक ग्रंथियां। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है काफी लंबा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके चल रहे हैं। ये आपके सामने मैं बताया, पहला हम इसमें किस चीज को डिस्कस करेंगे, आहार नाल का, एंड देन वी हैव डिस्कस सहायक पाचक ग्रंथियां, यानी कि इसे हम दो पार्ट में आपके सामने लेकर चलेंगे। ये आपके सामने दे रखे आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां। इससे ये होगा कि जो आपकी सहायक पाचक ग्रंथियां है, यानी कि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बोला मैंने इसे, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन से आएंगे आपके 3 पार्ट्स, एक तो लार ग्रंथि आएगी, यानी कि लार क्या बोलते हैं, स्लाइवा, तो स्लाइवा से बना है स्लाइरी ग्रैंड्स। देन इसके बाद क्या है हमारा यकृत, यकृत क्या बोलते हैं, लीवर, और इसके बाद क्या आएगा आपका अग्नाशय, इसे क्या बोलते हैं, पेंक्रियास। इन तीनों का थोड़ा सा अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कहां से, मुख गुहा से। तो चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र इतना अच्छा नहीं है लेकिन समझने के स्तर से आपके लिए काफी बेटर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा की। तो जो आपका मुंह है ये आपको यहां तक दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो आपका मुख है बेसिकली क्या है, 2 सतहों से घिरा है। ओरल आपको दिख रहा होगा, दोनों सतह क्या करती है, मुख गुहा को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके आगे सुरक्षा देने के लिए लिप्स पाए जाते हैं। ठीक है, मुख गुहा के अंदर ही आपको दांत और एक प्रमुख अंग उसका जीभ, जिसे टेंगे बोलते हैं, दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए जो आपका दांत है, उस दांत के भी क्या रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। जैसे आपके जो सामने वाले दांत हैं क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। जो पीछे वाले दांत होते हैं, ये इसके पीछे वाले दांत क्या है, कैनिन। इसके बाद प्रीमोलर, मोलर, और इसके बाद आती है ये WT, मतलब होता है विजडम टीथ, अक्ल दाढ़ी से बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके आगे के 2 दांत है, यानी कि इंसाइजर जो होते हैं किसी भी कठोर वस्तु को काटने, कठोर पदार्थ काटने के लिए, टुकड़े करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जबकि चीरने फाड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैनिन का। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपके प्रीमोलर और मोलर, जिनसे क्या किया जाता है, किसी भी चीज को चबाने का कार्य किया जाता है। इसके बाद जो अक्ल दाढ़ है ये सबसे पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, अब आप यहां पे दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इससे निकलने वाली लार वगैरह, तो मैंने आपको बताया यहां पर यही चीज मैं बता रहा हूं कि इन लार को टोटल जो है अपनी पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि जितनी भी अपनी पाचक ग्रंथियां है उसके अंदर हम टोटल जो आपके यानी कि जो लिक्विड फॉर्म्स रहती है, लार वगैरह होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, सबका अध्ययन किसमें करेंगे, हम सेकंड पार्ट में करेंगे। इसलिए अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ए वाले पार्ट को, यानी कि मुख गुहा को। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके दांतों की ये संरचना हो गई। अब यहां पर देखिए ये आपका जो दांत है
इसमें आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली 3 पार्ट्स है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है इसका शिखर, ये दूसरा भाग क्या कहलाता है इसका ग्रीवा, और तीसरा क्या कहलाता है इसका आपका रूट, जिसे हम जड़ बोलते हैं, ठीक है ना। ये 3 भाग दांत के अंदर दिखाई देते हैं, कौन कौन से, शिखर, ग्रीवा और रूट। शिखर और दांत किसके बने होते हैं, सारे कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है। मनुष्य में जो दांत है हमारे, थोड़ा देखिए, जो मनुष्य में दांत है कितने टाइप के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के दांत रहते हैं। एक तो दूध के अस्थायी दांत होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, ठीक है ना। इनकी अवस्था अलग अलग है, वो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना ध्यान रखिए मनुष्य में कितने प्रकार दांत पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पूछे हैं आयु अवस्था के आधार पर। तो एक कौन से रहते हैं आपके, जो बचपन में रहते हैं यानी कि दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ, और दूसरे कौन से हमारे परमानेंट टीथ, जो कि वयस्क अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, वयस्क मतलब जो आपकी बचपन अवस्था से वयस्क अवस्था में जो दांतों के परिवर्तन की अवस्था है, वो क्या कहलाती है आपकी डायफायोडोट। क्या कहलाती है, डायफायोडोट। एक बार वो बोली, क्या कहलाती है, डायफायोडोट, ठीक है। तो डायफायोडोट क्या कहलाती है, जो आपके दांतों के परिवर्तन की अवस्था है, मतलब दूध के दांत स्थायी दांत में परिवर्तन होते हैं, उस अवस्था क्या बोलते हैं, डायफायोडोट कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये मैंने बता ही दिया आपको, शिखर, ग्रीवा और रूट 3 भागों में आपका दांत डिवाइड होता है, ठीक है ना। और दांतों में क्या पाया जाता है, इनेमल। क्या पाया जाता है, इनेमल, जो संचारित होने लगता है, जिससे कौन सा रोग होता है, केविटी। क्या होता है, केविटी मतलब दांतों के अंदर क्या रहते हैं, सुराग पड़ने लगते हैं, दांत क्या होते हैं, खाली होने लगते हैं रूट तक, ठीक है। अब इसके बाद एक और अपना इंपोर्टेंट हिस्सा कौन सा है, यहां पर देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा हिस्सा कौन सा है आपका, जीभ, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम किसकी बात करें, जीवान की बात करें, टेंग्यू जिसे बोलते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो क्या करता है, भोजन को, यानी कि मूवमेंट जो भोजन का होता है किसके माध्यम से चलता है, जीवान के माध्यम से चलता है, ठीक है। जीवान के 2 हिस्से रहते हैं, एक तो कौन सा हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इसका स्वतंत्र हिस्सा है जो ऑटोमेटिकली चलता है। एंड देन सेकंड हिस्सा कौन सा होता है, जो आपके किससे जुड़ा रहता है, ये पार्ट्स आपके जो रहते हैं, ठीक है ना, बक्कल केविटी के हिस्से जुड़ा रहता है। यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपकी जीवान है इसके कितने हिस्से रहते हैं, 3 वापस हिस्से हैं। सबसे पहले रखा है एस फॉर स्वीट, यानी कि मीठा, सॉरी, जो आपकी जीवान है, इस जीवान पर क्या होता है, स्वाद के अनुभव के लिए कणिकाएं पाई जाती है, क्या बोलते हैं, स्वाद कणिकाएं, टेस्ट बड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स, यानी कि जो टेस्ट से बड्स रहते हैं उसके ऊपर बारीक बारीक डॉट्स पाए जाते हैं। ये डॉट्स क्या करते हैं, स्वाद को अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो स्वाद के आधार पर जीवान के कितने हिस्से काम करते हैं, 3। पहला कौन सा रहता है आपका, अग्र हिस्सा किसका काम करता है, मीठे पदार्थों को जो टेस्ट करता है वो आपका जीवान का अगला हिस्सा करता है। मध्य भाग किसका करता है, बिटर यानी कड़वे भाग का, जो कड़वे पदार्थ आते हैं उनका टेस्ट कौन करता है, जीवान का मध्य भाग। और इसके बाद आता है अपना साल्टी, जो तीखे पदार्थ होते हैं उनका जीवान का पिछला हिस्सा उनका टेस्ट करता है, ठीक है ना। ये आपके जीवान के हिस्से हैं। और मैंने आपको कहा कि 2 भाग कौन कौन से, एक तो ये और दूसरा ये। तो ये जो दूसरा वाला भाग है तो स्वतंत्र रहता है, किधर अपन हिला पिला सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट रहता है किससे जुड़ा रहता है, बक्कल केविटी से जुड़ा रहता है। और बक्कल केविटी से जुड़े रहने के कारण इसमें एक संरचना पाई जाती है जो नीचे लटकी रहती है, इसे हम बोलते हैं यूबुला। क्या बोलते हैं इसे अपन, यूबुला। तो जुबान का पिछला हिस्सा जो बक्कल केविटी से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है, यूबुला। एसएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि जुबान का पिछला हिस्सा जो स्वतंत्र नहीं रहता क्या कहलाता है, यूबुला, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आप समझ जाएंगे इनको। देखिए इसके बाद जो भोजन है हमारा, इस भोजन का यहां पर मुख गुहा में तो क्या करा, संश्लेषण चला। इसके बाद यहां पर थोड़ी सी आगे जब भोजन बढ़ेगा, अब यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, इसमें लार वगैरह मिलेगी, मैंने बता ही दिया, हम उससे आगे देखेंगे। अब भोजन यहां से जब बढ़ा आगे तो कहां पर आया, एपिग्लोटिस एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, आपकी यहां से 2 नलियां निकलती है बेसिकली। एक हमारी कहां पर जाती है, सांस लेने के लिए जो मतलब है नाक के थ्रू एक छेद रहता है, ठीक है ना, उसमें प्रवेश करती है, और एक कहां जाती है, अंदर की ओर। तो यहां पर अलग करने का काम कौन करेगी, इसे एपिग्लोटिस। तो यानी कि एपिग्लोटिस के माध्यम से भोजन मुख गुहा से कहां पर जाता है, ग्रसनी या ग्रास नली के अंदर प्रस्तावित होता है। ठीक है, यहां तक का समझ में आया। क्या कहा कि जो मुख गुहा से भोजन कहां पर पहुंचा है, आपके ग्रसनी ग्रसिका से होते हैं आमाशय की ओर प्रवेश करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, बेसिकली एक आप मान सकते हैं गेट कीपर है, जो भोजन को यहां पर आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता। आपने कभी से भी देखा होगा कि हमें क्या चलती है, हिचकी चलती है, ठीक है ना,
और हिचकी में क्या होता है कि यहीं से ये भोजन आपकी गले से नीचे नहीं उतर पाता, उस कैटेगरी में कभी कभी नाक से पानी क्या जाता है, बाहर आ जाता है, तो उस कैटेगरी में कहां नहीं पहुंच पाया भोजन आपका, एपिग्लोटिस तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, अब इसके बाद भोजन कहां पर पहुंचेगा, आपके ग्रास नली के अंतर्गत जाएगा। ठीक है ना, एक बार चित्र को देख लीजिए, यहां तक का आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए अभी तक अपन ने देखा कि भोजन मुख गुहा से लाकर कहां पर गया, आपके ग्रसनी, अब ग्रसनी से एपिग्लोटिस के माध्यम से कहां पर जाएगा, ग्रसिका में। तो इस पार्ट को हम देखते हैं। फिर देखिए भोजन कहां पर पहुंचा, आपके मुख गुहा में। ये पार्ट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने लेंथ भी देख ली कितनी, 6 से 9 मीटर का देख ली। भोजन आपका कहां से, मुख गुहा से कहां पर गया, ग्रसनी में। तो देखो मुख गुहा से, आपकी मुख गुहा है, दिख रहा है चित्र में आपको, इस मुख गुहा से तो कहां पर जाने के लिए, ग्रसनी में जाने के लिए। ठीक है ना, ये मुख गुहा से ग्रसनी। ठीक है, ये किसके, एपिग्लोटिस से होते हैं कहां पर पहुंचेगा, ग्रसिका में। ठीक है, तो यानी कि एपिग्लोटिस कहां पर पाई जाती है, ग्रसनी में। याद रखना इस क्वेश्चन को, एपिग्लोटिस कहां पर पाई जाती है, तो आपके ग्रसिका में यानी कि फेरिक्स में। ठीक है ना, इसके बाद भोजन मुख गुहा से ग्रसनी से होते हुए कहां पर पहुंचा, आपके ग्रसिका यानी कि आइसोफोगस में पहुंचा। यहां पर देखिए इसकी जो हाइट कितनी होती है, 9 से 10 इंच की होती है, किसकी, ग्रसिका की। इस ग्रसिका में, ग्रसिका और जो स्टोमक है अपना, ठीक है ना, ग्रसिका और स्टोमक है हमारे से, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व का कार्य क्या है, ये आपके भोजन को ग्रसिका से कहां पर लेकर आता है, स्टोमक में। तो अब भोजन एक बार कहां जाए, ग्रसिका से स्टोमक में, तो वापस भोजन कहां ना जाए, ग्रसिका में ना जाए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका रुक जाए। इसको रोकने का कार्य कौन करता है, वाल्व फैक्टर। ठीक है ना, तो वाल्व फैक्टर कहां पर पाया जाता है, ग्रसिका और स्टोमक के बीच में। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें जो हमारा जीव है जिराफ, इसकी जो आइसोफोगस है, ये क्या पाई जाती है, सबसे बड़ी। क्यों पाई जाती है, आप समझ रहे हो, क्योंकि जिराफ की गर्दन क्या होती है, काफी लंबी होती है, शरीर काफी लंबा चौड़ा होता है, इसलिए जो जिराफ की ग्रास नली है ये सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन बना है कि किसकी जो ग्रास नली सबसे ज्यादा लंबी होती है, और इसमें आपको एग्जांपल में दे दिया होगा जिराफ की, हाथी की, मनुष्य की, कुछ भी 4 ऑप्शन ऐसे फिलअप कर दिए थे, किसकी रहती है सबसे बड़ी ग्रास नली, किसकी रहती है, जिराफ की। ठीक है, इसके बाद भोजन कहां पर पहुंचता है, वाल्व फैक्टर के माध्यम से कहां पर आया, आपके स्टोमक में। और स्टोमक जो है आपका कहां पर होता है, लेफ्ट साइड की ओर स्थित होता है, यानी कि अमाशय की बात करें किधर रहता है, लेफ्ट साइड में स्थित रहता है। और कहां से, ग्रास नली में वाल्व फैक्टर के माध्यम से हम कहां पर प्रवेश करें, स्टोमक में। अब देखिए इसकी जो ओवरऑल संरचना कितनी, 30 सेंटीमीटर की, कितनी है, 30 सेंटीमीटर की है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, थोड़ा देखिए कि इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है, आमाशय में। कौन कौन सी होती है, म्यूकस सेल, ऑक्जेनेटिक सेल और जाइमोजेन सेल। क्या क्या है, अगर इसे बोले सेल को कोशिका, पर नाम तो ये रहेगा, म्यूकस कोशिका, ऑक्जेनेटिक कोशिका और जाइमोजेन कोशिका। ये 3 कोशिका कहां पर पाई जाती है, आपके स्टोमक में, यानी कि आपके आमाशय में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल से थोड़ा सा देखिए, 3 प्रकार की नाम दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी जो सेल है आपके आमाशय में नहीं पाई जाती। ये 3 तो दी रहेगी और एक नहीं दी रहेगी। याद रखना क्या बोल रहा हूं, 3 सेल दी रहेगी और एक सेल नहीं दी रहेगी। जो नहीं आती है उसको वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी एक सेल आपके आमाशय में नहीं पाई जाती। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका स्टोमक है, इसमें क्या होता है, एचसीएल पाया जाता है। जो क्या होता है, जो भोजन रहता है उसमें निष्क्रिय, जो अपने भोजन में आए हुए हानिकारक जो जीव रहते हैं, ठीक है ना, कीटाणु विषाणु जो रहते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है और पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जो पेप्सिन है ये भोजन के साथ आए प्रोटीन को बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। क्या जो एचसीएल है भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है और पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। और जो आपका पेप्सिन है इसमें जाता है प्रोटीन में, और प्रोटीन को किसमें चेंज, प्रोटीन किसमें चेंज होता है, पेप्टोन में। ठीक है ना, संरचना यानी कि एचसीएल, पेप्सिन और प्रोटीन और पेप्टोन, ये 4 क्रियाबद्ध तरीके से कहां पर कार्य करते हैं, आपके स्टोमक में। अब इसके बाद में जो भोजन है वो कहां पर जाता है, आपके आमाशय के बाद आंत में प्रवेश करता है। तो जो आंत है आपकी इंटेस्टाइन, इसमें प्रवेश करने के लिए एक वाल्व वापस पाया जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। कहां पर पाया जाता है, नंबर 3 पर देखिए दे रखा है, क्या पाया जाता है, पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। जो पाइलोरिक वाल्व क्या करता है, स्टोमक से भोजन को कहां पर पहुंचा देता है, आपके इंटेस्टाइन के अंतर्गत पहुंचाता है। अगर हम बात करें उनके इंटेस्टाइन की यानी कि आंत की,
तो वो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत को हम देखेंगे आगे की ओर। देखिए अब जब हम आगे बात करें, किसकी बात कर रहे हैं समय? आंत की, यानी जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइन। ये टू टाइप्स की होती है, तो स्मॉल और एक लार्ज। जानते हैं आप, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए इसको अलग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहले किसकी बात कर रहे हैं आपके सामने? छोटी आंत की, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो इसकी खासियत ये है कि जितना भी अपना एलिमेंट्री सिस्टम है, यानी कि आहार नाल, उसका सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है आपका? छोटी आंत। छोटी आंत की जो बात करें, सबसे क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है ना, किसका? आहार नाली का। यहाँ पर क्या होता है, वजन का एक्सप्रेशन होता है, यानी भोजन का प्रोसेस होने लगता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें इसकी लेंथ की, लंबाई की, तो वो कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की, और चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 ये आपका सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि छोटी आंत के कितने पार्ट्स रहते हैं? 3 पार्ट्स। छोटी आंत के कौन कौन से 3 पार्ट्स है? ग्रहणी, क्षुद्रांग और इलियम, यानी कि डुडेनम, जेनुनम और इलियम। ये 3 पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं? छोटी आंत के अंतर्गत आते हैं। जो आपके इस साइड वर्टिकल आएंगे, ये सारे पार्ट्स किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे छोटी आंत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इन तीनों पार्टों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आज हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। यदि इसकी लंबाई की बात करी जाए तो देखो, जो आपकी बड़ी आंत है, इसकी लंबाई कितनी होती है? बड़ी है तो लंबाई ज्यादा होगी, 6.7 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई तो ज्यादा है, परंतु चौड़ाई इसकी कंपैरिजन में, आपकी छोटी आंत की कंपैरिजन में क्या है? कम है। यहाँ पे क्लियर हुआ कि इसकी लेंथ बड़ी है, जबकि विड्थ क्या है इसकी? कम। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना कि जो आपकी बड़ी आंत है, इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम, और छोटी आंत की चौड़ाई क्या होती है? ज्यादा। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके कितने पार्ट्स है? वापस 3 पार्ट्स, यानी कि थोड़ा ध्यान रखना, तीनों पार्ट पर मतलब 3 पार्ट किसमें? छोटी आंत में, और 3 ही पार्ट्स किसमें? बड़ी आंत में। तो इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? आप इसे आ सकते हैं डी जे आई। कैसे आ सकते हैं? डी जे आई। तो डी जे आई 3 किसमें रहते हैं? छोटी आंत में। और अगर बड़ी आंत की बात करी जाए तो इसमें क्या रहते हैं? पहला पार्ट किसका है? इसका सीकम। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा है आपका? बृहदाम। तीसरा पार्ट कौन सा है आपका? मलाशय। ठीक है ना। किसके ये 3 पार्ट्स आपके? बड़ी आंत के। देखिए जब हम बात करें सीकम की, तो सीकम क्या होता है? इसकी लंबाई होती है 2 इंच, 2 इंच का होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा सीकम है। ठीक है, पहले जो मतलब जानवर होते थे, उनमें भोजन के पाचन में क्या होता था? सहायक होता था। लेकिन अब हम मनुष्यों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हार्ड क्रेसेस कार्डियक बोलते हैं। जो आपकी पत्तियां वगैरह होती है, जड़ वगैरह होती है, इनको खा लेते थे। तो ये जो आपका सीकम है, इसे पचाने का कार्य करता था। ठीक है ना। लेकिन अब कोई काम के नहीं है, तो बेसिकली इसे किस नाम से जाना जाता है? अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये अपेंडिक्स क्या होती है? कई समय जब ज्यादा दौड़ने लग जाते हैं, भाग ज्यादा दौड़ा भागी जब करते हैं, तो उस टाइम क्या होती है? हमारे पेट में ये हमें चुभने लगती है। कई बार इसका ऑपरेशन करा के इसे निकाला भी जाता है, और इसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट है क्या? बृहदांत, यानी कोलन किसे बोलते हैं? अगर आप बात करें वेदांत की, तो आपका इलियम और कोलन है। क्या क्या आपका? इलियम और ये आपका कोलन। ये जो दोनों जहां पर जाकर मिले, ठीक है ना, यानी कि छोटी आंत से कहां पर आया वजन आपके? बड़ी आंत में जब जाने लगेगा, तो यहाँ पर हमारा लास्ट वाल्व आ जाएगा, और उस वाल्व का नाम क्या है? इलियोसिकल वाल्व। इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक जितने मैंने वाल्व बताए, वापस बता रहा हूं। पहला कौन सा है? एपिग्लोटिस। दूसरा कौन सा है? वाल्व फेक्टर। तीसरा कौन सा है आपका? जो हमारे स्टोमक को और इनको दोनों को जोड़ के चलेगा। इसका लास्ट वाला पार्ट कौन सा रहेगा आपका? इलियोसिकल। ये आपके अलग अलग क्या है? हमारे इसके वाल्व है, यानी कि शरीर में जितनी जगह पर जॉइंट्स है आपके इंटरनल, वो सारे जॉइंट्स किसके जोड़ने का काम करेंगे? हर एक पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम करेंगे। और हर एक जो आपके पार्ट्स है, ये किसका काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते भी है और रोकते भी है। अब लास्ट वाला कौन सा हमारा वाल्व है? इलियोसिकल वाल्व जो है, इसका कार्य क्या है कि जो इलियोसिकल वाल्व है, ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने के बाद में भोजन को वापस से छोटी आंत में नहीं आने देगा, जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो बना रहता है। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट क्या आता है? रेक्टम, मलाशय, जिसमें से होकर भोजन कहां पर पहुंचता है? कोलोन से होते एनस में चला जाता है, जहां से हम वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना।
आई होप यहाँ तक के आपको अच्छे समझ में आ गया। मतलब अभी हमने एक पार्ट डिक्लेयर करा है आपके सामने, और कौन सा है, आहार न लेने की एलिमिनेटरी सिस्टम। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट बचा है सहायक पाचक ग्रंथियां, उनको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप वॉचिंग अभिनंदन।